how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study air, learning port, composition of the atmosphere, structure of the atmosphere. इन दो टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे. Here, our earth is surrounded by a huge blanket of air is called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays. Without this blanket of the protection, we would be baked alive by the heat of the sun during the day and get frozen during night. So it is the mass of that air that has made the temperature of the earth livable. Okay, देखिए एटमॉस्फेयर क्या है, हम सबको पता है. जो एक थिन लेयर होती है हमारे अर्थ के बाहर में, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे सर्वाइवल के लिए. इसके थ्रू हमें एयर मिलती है जिससे हम ब्रीथ करते हैं. हमें अल्ट्रावायलेट रेस से, हार्मफुल रेस से सन की, ये हमें प्रोटेक्ट करता है. ओके, और अगर ये ब्लैंकेट नहीं होती तो हम या तो बेक हो जाते हीट से या फिर फ्रोजन हो जाते नाइट में कोल्ड से. ओके, नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. Two main gases in the atmosphere are nitrogen and oxygen. Nitrogen, about 78%, helps in the growth of the living beings. Oxygen, about 21%, is the gas that living organisms breathe to live. It also supports combustion. Okay, देखिए टू मेन गैसेस जो होती हैं एटमॉस्फेयर के, वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होती है एयर में. ओके, जो कि हमें लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमें हेल्प करती है हमारी ग्रोथ में. ओके, ऑक्सीजन जो है वो 21% प्रेजेंट होती है और बाकी की जो गैसेस होती हैं वो भी उसमें अवेलेबल होती हैं. ओके, तो ये सपोर्ट करती हैं कंबशन को. हियर composition of atmosphere, ये डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे. In addition to these two gases, the atmosphere also has water vapor, dust particles of trace of gases such as carbon dioxide, hydrogen, helium and a few others. Okay, देखिए इन गैसेस के साथ, इन दो गैसेस के साथ और भी गैसेस होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कि वाटर वेपर होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ट्रेस ऑफ गैसेस होती हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और बाकी अदर. ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से. हियर नाइट्रोजन is the most prevalent gas in the atmosphere. It is required by plants for growth, but plants are not able to absorb nitrogen directly from the air. Bacteria in the soil and roots absorb the change its form so that plants can use it. Atmospheric nitrogen is also used for the manufacture chemical fertilizers. नाइट्रोजन जो होती है ये प्रेवलेंट गैस होती है एटमॉस्फेयर के लिए. ओके, ये रिक्वायर करती है किसके लिए? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होती है. जो बैक्टीरिया होता है सोइल में, वो रूट्स से ऑब्जर्व करता है और उसके फॉर्म्स को चेंज करता है, तो प्लांट्स उसको यूज़ कर पाते हैं. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो यूज़ किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू भी. ओके, नाउ ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर. इट्स शेयर इज अबाउट 21% ऑफ द clean dry air. It is found only in the lower layers of the atmosphere. देखिए ऑक्सीजन जो है वो 21% अवेलेबल होता है एयर में. ओके, ड्राई एयर में, और इसका जो शेयर है एटमॉस्फेयर में, ये ब्रीदिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है. ये इसकी लेयर्स जो होती हैं एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं. ओके, ऑल लिविंग बींग्स नीड इट फॉर ब्रीदिंग. द शेयर ऑफ ऑक्सीजन इज द in the atmosphere remains constant and the plants produce oxygen during photosynthesis. देखिए जो शेयर होता है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहता है. प्लांट्स यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के टाइम पे. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर वाइटली इंपॉर्टेंट गैस. थ्रू इट मेक्स अप ओनली 0.03% of the atmosphere. Green plants need carbon dioxide and water to manufacture food. They take in carbon dioxide and convert it to starch in the presence of sunlight using chlorophyll. This phenomenon is called photosynthesis. देखिए बेसिकली यहाँ पे समझाया हुआ है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि एक प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. ओके, नाउ इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है इस डायग्राम में. ओके, नीचे आते हैं हम. डिड यू नो carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiant from the earth. It is therefore called a greenhouse gas, and without it in the earth would have been too cold to live in.
However, when its level in the atmosphere increases due to the factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. Okay, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ना गैस रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में, जब रिलीज होती है तो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हीट रेडिएंट जो है वो फॉर्म होती है, उसको ट्रैप करते हैं. ओके, इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो है अर्थ में काफ़ी ज़्यादा जो कोल्डनेस होती है, जो अर्थ में होती है, वो कवरेज आती है. कब कब कवरेज आती है, जब जो अर्थ में फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, उनकी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उसको कवर करके रखती है. ओके, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. इसको एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है. दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो ऑफ कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट. एज द रिजल्ट ऑफ द सी लेवल राइजेस causing flood in the coastal areas, there may be drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plants and elements in the long run. Okay, global warming की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं इस वर्ल्ड में. ओके, जो कि ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व terrestrial radiation and radiate it back to the earth. The trapping of the energy. Carbon dioxide absorbs terrestrial radiation and radiates back to the earth. This trapping of energy by the carbon dioxide in the atmosphere produces what is called the greenhouse effect, and it is therefore called a greenhouse gas. Okay, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, टेरेस्टेरियल रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती है और रेडिएट बैक करती है अर्थ पे. ओके, ये जो ट्रैपिंग है, ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, और इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है. हिंदी विकास पब बुक 3 पार्ट 3. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे. बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है. देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं. तो चलिए, देर किस बात की, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर. हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग बात, एक बेहद अहम विषय इस अध्याय में लेकर हम आपके सामने हैं. हमारे अध्याय का नाम है बच्चों वेद और कागज. ये एक कहानी के रूप में आपके सामने है. तो बच्चों, कागज बहुमूल्य है. बहुमूल्य क्या होता है? जिसका बहुत ज्यादा मूल्य होता है. हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए. किसे? कागज को. यह कहानी एक ऐसे लड़के की है बच्चों जो कागज की बहुत बर्बादी करता था. उसकी आदत कैसे छूटी? आइए इस कहानी को पढ़कर जानते हैं. तो बच्चों, वेद 8 वर्ष का लड़का था. कितने साल का? 8 साल का. वह तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है. वह कागज की बहुत बर्बादी करता है, यानी कि वो बहुत वेस्ट करता है. किसे? कागज को. क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं ना. आप करते हैं? नहीं. वेरी गुड, तब तो आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हुए. लेकिन वेद ऐसा नहीं करता था. वो बहुत बर्बादी करता था कागज की. जब चाहे कागज को फाड़ता और इधर उधर फेंक देता. यदि उसकी लिखाई अच्छी ना होती तो वह पूरे पेज को ही फाड़ देता. वास्तव में उसे कागज की कोई कद्र ही नहीं थी, यानी कि वो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता था कागज को. उसे लगता था ये वेस्ट करने की चीज है, इसलिए वो फटाफट कागज फेंकता, डस्टबिन में डाल देता. उसके माता पिता और बड़ी बहन उसे बहुत समझाते. वह उनसे वादा करता, परंतु अगले ही दिन वह फिर वही काम करने लगता. फिर बच्चों क्या हुआ, एक दिन की बात है, अध्यापिका ने छात्रों को घर से सुलेख लिख कर लाने को कहा. सुलेख किसे कहते हैं? सुंदर सुंदर लिखना. सुंदर सुंदर लिखाई को सुलेख कहा जाता है ना. आपकी भी हिंदी की अध्यापिका देती होगी आपको सुलेख लिखने को. ये जरूर कीजिएगा काम बच्चों. इससे क्या होता है, आपका लेख बहुत सुंदर हो जाएगा और जो भी उसे देखेगा आपकी तारीफ करेगा. तो बस यही हुआ. अध्यापिका ने सभी छात्रों को सुलेख लिखने के लिए कहा. वह पंक्तियां लिखता. कौन वह? वेद. वेद पंक्तियां लिखता. पब बुक 3 पाठ 4. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे. बिल्कुल जी, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही जीवन जीने का आधार है. देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं. तो चलिए, देर किस बात की, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर. हम पढ़ने वाले हैं एक वार्तालाप. वार्तालाप का नाम है करुणा की वर्षा. तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में जल की खोज में भटकने वाले एक प्यासे यात्री की यात्रा का वर्णन किया गया है.
स्वच्छ जल की कमी आज भी एक कठिन समस्या है ना। स्वच्छ जल हमारे पास बहुत कम है इस धरती पर। पीने लायक पानी कितना है? 3% इस भूमि पर। ये समस्या आज भी बनी हुई है, जिसका हल हम सबको मिलकर ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे हम इस हल को? आइए, हिंदी विकास पब बुक 3 पाठ 5। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता, जिसका नाम है एक शरीर में। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें बताया है कि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए आनंद उठाते हैं साथ में इस प्यारी सी कविता का। कविता की पंक्तियां इस प्रकार प्रारंभ होती है बच्चों कि एक शरीर में कितने दो हैं, गिनकर देखो जितने वो हैं। देखने वाली आंखें दो हैं, उनके ऊपर अंबरों दो हैं। सूंघते हैं खुशबू को जिससे, नाक है नथुने दो हैं। अर्थात हमारे शरीर में कितने दो हैं बताइए? दो हमारी आंखें है ना, और नाक के दोनों नथुने वो भी क्या है? दो हैं, जिनसे हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए दो आंखें, सूंघने के लिए दो नथुने हमारे पास दो हैं। और सूंघने से क्या होता है? विनी विनी खुशबू, सुगंध आती है हमें। एक शरीर में भाषाएं हैं सैकड़ों, लेकिन बोलने वाले होठ तो दो हैं। लाखों आवाजें सुनते हैं, सुनने वाले कान दो हैं। देखिए, हम सैकड़ों भाषाएं, अनेक भाषाएं बोलते हैं, लेकिन भाषाओं को बोलने के लिए होठ दो हैं, 1 और 2, है ना। इसी तरह सुनने के लिए हमारे कान, वो भी कितने हैं? 2 हैं। एक शरीर में कान भी दो हैं, होठ भी दो हैं, दायां बायां कंधे दो हैं, है ना। ये भी सही बात है ना। 2 होठ, 2 कान और कंधे, ये भी 2। अब और क्या क्या दो है? 2 बाहें, कलाइयां हमारी 2 हैं। 2 कोहनियां, ये देखिए, 1 2 कोहनियां हैं उनकी। हाथ भी 2 हैं, अंगूठे भी 2 हैं। 2 हाथ हमारे और 2 अंगूठे हैं हमारे पास। एक शरीर में 2 हाथों की 2 कलाइयां, टांगे 2 और घुटने 2 हैं। चलना फिरना, उठना बैठना, 2 पैरों के टखने 2 हैं। अब 2 कलाइयां हमारे पास हैं, 2 टांगे हैं, 2 घुटने हैं, जिनसे क्या करते हैं हम? उठना बैठना, चलना फिरना करते हैं। और 2 टखने, टखने क्या होते हैं? जिससे हमारे पैर फोल्ड होते हैं। एक शरीर में पैरों के नीचे तलवे 2 हैं। पैरों के नीचे के भाग को क्या कहते हैं बच्चों? तलवा। तो वो तलवे भी कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि 2 पैर हैं तो 2 तलवे हैं। भागो जिनसे एड़ियां 2 हैं। 2 एड़ियां हमारे पैरों में, एक एड़ी एक पैर में, दूसरी एड़ी दूसरे पैर में। बंद हो तो 2 मुट्ठी हो जाए, खोले तो ये हथेलियां 2 हैं। अगर बंद हो जाए तो 2 मुट्ठी हमारे पास, और खोले तो 2 हथेलियां हमारे पास। एक शरीर में भूल गया था मार तमाचा, मेरे मुंह पर गाले 2 हैं। दोनों पहलू झांक के देखो, झागने को भी बगले 2 हैं। हाँ, ये तो भूल ही गए थे हम, तभी तमाचा पड़ा और हमें याद आया कि हमारे गाल भी 2 हैं। और इधर उधर ताक झाक करने के लिए क्या? 2 बगले, एक इधर एक इधर, 2 बगले हैं हमारे पास। एक शरीर में कितने सारे 2 हैं, फिर भी एक ही दिल है, एक ही जान है, एक आकाश और एक ही सूरज, एक जमी एक हिंदुस्तान है। देखिए, हमारे शरीर में कितने सारे 2 हैं, 2 चीजें हैं, लेकिन दिल हमारे पास एक ही है, एक ही जान है, अर्थात ये प्राण एक ही है। एक ही आकाश है, एक ही सूरज है, एक ही जमी ये धरती है, और एक ही हिंदुस्तान है, अर्थात भारत तो एक ही है। तो बच्चों, गुलजार द्वारा लिखी गई ये कविता बेहद प्यारी सी, रोमांचित करने वाली, आनंद से भरपूर, जो बताती है अपने शरीर के बारे में, शरीर के अंगों के बारे में, कि हाँ, हमारे शरीर में कौन कौन सी 2 चीजें हैं। इसमें स्पष्ट तौर से शरीर के अंगों के विषय में बात की गई है और बताया गया है कि यह किस तरह कार्य करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इस कविता का उच्चारण कीजिए, इसे कंठस्थ कीजिए और अपनी कक्षा में अवश्य सुनाइए। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।
इसका अभ्यास करते रहिए। इसका अभ्यास करते रहिए। इसका अभ्यास करते रहिए। इसका अभ्यास करते रहिए। As Leelavati 1370 AD is the earliest novel of Kannada. One of the most famous Kannada works is the Raja Shekhara Vilasa, a fictional tale written by Sadakshara Deva in 1657. ओके देखिए
जो नबी चंद्रास लीलावती है 1370 एडी, ये पहली नॉर्थ ईस्टर्न नोवेल थी कनाडा की। ओके, जो सबसे फेमस कनाडा वर्क है वो है राजा शेखरा विलासा। ओके, ये फिक्शनल टेल है जो कि लिखी गई है सदा कसरा देवा के थ्रू। ओके, नाउ
हिंदी विकास पर बुक 3 पार्ट 7। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका नाम है परिश्रम का महत्व। तो बच्चों, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे चरित्रवान, ईमानदार और स्वावलंबी होते हैं। यदि हम अपने जीवन और देश की प्रगति चाहते हैं तो हमें भाग्य पर निर्भर न होकर परिश्रमी बनना होगा। प्रस्तुत कहानी में हमें यही बताया गया है। देखिए, हर एक विद्यार्थी जिसे परिश्रमी होना आवश्यक है, जरूर होना चाहिए, तभी ये देश प्रगति कर सकता है, क्योंकि आप इस देश की भावी पीढ़ी हैं। आने वाला भविष्य आप ही के हाथों में सुरक्षित है, तो आपका परिश्रमी होना बेहद जरूरी है। तो आइए अपने कहानी की ओर चलते हैं। तो बच्चों, राजन बहुत खर्चीला था। खर्चीला यानी कि बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। उसके पिता उसे जो भी पैसे देते वह उसे बेकार की चीजों में ही खर्च कर देता था। इससे उसके पिता को उसकी बड़ी चिंता रहती थी। चिंता यानी कि उसके बारे में वो सोचते रहते थे। उन्होंने राजन को पैसों का महत्व समझाने की सोची। अब उन्होंने सोचा कि किस तरह राजन को रास्ते पर लाया जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सोचा। एक दिन उन्होंने राजन से कहा कि मैं अब तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, जाओ कमाकर 500 रुपए लाओ, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। राजन ने अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने उसे 500 रुपए देकर अपना प्यार जताया। अब माँ तो होती ऐसी है ना, बड़ा लाड प्यार जताती है अपने बच्चे पर। बस यही किया इस माँ ने भी। माँ ने राजन को फटाक से 500 रुपए दे दिए जो पिताजी ने नहीं दिए थे। राजन हंसी खुशी पिता के पास आया, उन्हें 500 रुपए देकर बोला, लीजिए पिताजी, कमा लाया मैं 500 रुपए। पिता ने कहा, जा बेटा, इन्हें कुएं में डाल दे। राजन दौड़ा दौड़ा गया और 500 रुपए कुएं में डाला है। उसके पिता समझ गए कि राजन रुपए कहीं से मांग कर लाया है। कुछ समय बाद उन्हें यह भी पता चल गया कि राजन ने रुपए अपनी माँ से लिए थे। दूसरे दिन उसके पिता ने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया। मायके यानी कि अपने माता पिता के घर। फिर राजन को बुलाकर कहा, जाओ आज भी 500 रुपए कमा कर लाओ, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। राजन अपनी बहन रितु के पास गया। राजन ने कहा, पिताजी कहते हैं कि खाना नहीं दूंगा, 500 रुपए कमा कर लाओ। रितु ने भी उसे 500 रुपए दे दिए। राजन पिता के पास आया और बोला, पिताजी मैं 500 रुपए कमा कर ले आया। पिता ने कहा, जाओ इसे फिर से कुएं में डालाओ। राजन गया और रुपए कुएं में डालाया। उसके पिता समझ गए कि आज भी राजन ने रुपए कमाए नहीं हैं। उन्होंने यह भी अंदाजा लगाया कि रुपए इसने अपनी बहन से मांगे होंगे। दूसरे दिन पिता ने रितु को उसकी नानी के घर भेज दिया। फिर वह राजन से बोला, जाओ आज भी 500 रुपए कमा कर लाओ। राजन वहां से चला गया। अब वह किससे रुपए मांगे, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बाजार में इधर उधर देखने लगा। एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ बेटे? राजन ने कहा, मेरे पिता कहते हैं कि 500 रुपए कमा कर लाओ। तभी एक दूसरा आदमी आया और बोला, बेटे मेरा बोझा मेरे घर तक पहुंचा दो। बोझा यानी कि भारी सामान। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा ये बोझा जो है वो मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। तो राजन ने कहा, मुझे तो 500 रुपए की जरूरत है। पहले वाले आदमी ने कहा, 500 रुपए कहां से मिलेंगे? जब 10 आदमियों का बोझा ढोओगे तब जाकर 500 रुपए मिलेंगे। जाओ यह बोझा पहुंचा कर आओ। राजन ने बोझा उठाया और उसके मालिक के घर तक पहुंचाया। इस प्रकार राजन ने 9 अन्य लोगों का भी बोझा ढोया। इतनी मेहनत करने के बाद वह थक गया। उसने कभी बोझा ही नहीं ढोया था। उसका सिर दर्द करने लगा, इसलिए वह घर लौट आया। पिता ने पूछा, कमाकर लाए रुपए? तो राजन ने कहा, हाँ। पिता ने कहा, जाओ बेटा इन्हें कुएं में डालाओ। अब बच्चों एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जरा। सोचो, यदि राजन को बाजार में कोई काम नहीं मिलता तो क्या होता? क्या वो पैसे कमा पाता? सोचिएगा, इस पर विचार कीजिएगा। हाँ, तो पिता ने कहा कि जाओ बेटा इस पैसे को भी कुएं में डालाओ। तो राजन ने कहा, सिर पर बोझा ढोया है मैंने, मेरा सिर दर्द हो रहा है, और आपके कहने पर मैं अपनी मेहनत की कमाई कुएं में फेंक दूं? नहीं फेंकूंगा। पिता ने समझाया, बेटा इसी तरह की मेहनत की कमाई मेरी भी है,
इसे फिजूल, फिजूल यानी कि बेकार, फिजूल खर्च मत किया करो, सोच समझकर खर्च किया करो, इसी में समझदारी है। यह बात अब राजन की समझ में आ गई। अपनी मेहनत की कमाई ने उसे समझदार बना दिया। तो बच्चों, जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि मेहनत की कमाई का अर्थ क्या होता है। अपने माता पिता द्वारा दी गई पूंजी का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, कई बच्चे होते हैं, एक पेंसिल तो होती है लेकिन दो और चाहिए। पहली पेंसिल का सही इस्तेमाल करें, उसका पूरी तरह इस्तेमाल करें, जब वो खत्म हो जाए तब दूसरी लीजिए। इस बात पर विशेष गौर करना चाहिए। बार बार इरेजर बदलना, शार्पनर चेंज करना, ये कई बच्चों की आदत होती है। लेकिन इस तरह क्या होता है, बच्चों को आदत हो जाती है फिजूल खर्ची की। उन्हें समझ में नहीं आता कि पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, इसके लिए परिश्रमी बनना पड़ता है। इसीलिए हर माता पिता का भी यही दायित्व है कि वो बच्चों को समझाएं कि पैसों का मोल है, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का अपना मोल है। अपने उत्तरदायित्व को समझें और सही दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। तो बच्चों, आप भी इस कहानी से सीख जरूर लें, अपने जीवन में उसे उतारें और हर चीज के महत्व को समझें, उसका सही तरह से उपयोग करें और भविष्य में एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ें। इसी उम्मीद के साथ कि इस कहानी से मिलने वाली सीख को अवश्य आप अपने जीवन में अपनाएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए। 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 अभ्यास करते रहिए।
अब बुक 3 पार्ट 8। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन की परिभाषा है। देखिए, जब तक हम खुश नहीं होंगे हम किसी को भी अपने आसपास खुश नहीं रख सकते। इसलिए पहला कार्य स्वयं को खुश रखने का है। तो आइए हम भी खुश होते हैं, आप भी खुश रहिए और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका नाम है स्वतंत्रता का महत्व। तो बच्चों, हमारी तरह पक्षी भी स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं। उन्हें पिंजरे में रखना अच्छा नहीं लगता, उन्हें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। वे खुले आसमान में उड़ने और अपना भोजन स्वयं तलाशने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। प्रस्तुत कहानी में हमें स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया गया है। तो आइए स्वतंत्रता के मूल को पहचानें और कहानी को समझें। तो एक बार बच्चों, पंडित बिरजू प्रसाद कथा वाचन करके अपने घर लौट रहे थे। कथा वाचन करना यानी कि लोगों को प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें बताना। रास्ते में बड़ा बाजार पड़ता था, वहां से उन्होंने घर की जरूरतों का सामान खरीदा। बाजार में उन्होंने देखा कि एक आदमी सुंदर सुंदर पक्षी बेच रहा है। फिर क्या था, वे पक्षी बेचने वाले के पास गए और उन्होंने उससे एक तोता खरीद लिया जो राम राम बोलता था। घर आकर उन्होंने सारा सामान रख दिया और एक सुरक्षित स्थान यानी कि एक सेफ जगह पर उस तोते के पिंजरे को टांग दिया। धीरे धीरे पंडित जी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ ही दिनों में वह तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया। बातूनी किसे कहते हैं? टॉकेटिव, यानी कि बहुत बोलने लगा। बहुत लोगों ने पंडित बिरजू प्रसाद से वह तोता खरीदना चाहा, पर पंडित जी ने साफ मना कर दिया। एक रात पंडित जी ने स्वप्न में देखा, स्वप्न अर्थात सपने में देखा कि तोता उनसे विनम्र पूर्वक कह रहा है, यानी कि प्रार्थना करते हुए कह रहा था कि पंडित जी, आपने मुझे कैद में क्यों रखा है? आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, अर्थात आप तो धर्म में विश्वास करते हैं, फिर आप ये पाप क्यों कर रहे हैं? तो पंडित जी ने तोते को समझाते हुए कहा, तुम मुझसे यह बात कह रहे हो जबकि मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ। सुरक्षा यानी कि मैं तो तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। क्या तुमने यही बात उस व्यक्ति से कही थी जिसने तुम्हें पकड़ा था? और मुझे On 17 to 18 October 1999, a cyclone hit 5 districts of Odisha, while another super cyclone occurred on 29 October 1999. Three factors, wind speed, rain and tidal surge caused extensive damage in the region. Okay, देखिए 17 और 18 अक्टूबर 1999 को ओडिशा में 5 डिस्ट्रिक्ट पर साइक्लोन आया था। ओके, और उसके बाद 29 अक्टूबर को भी आया था। तो इसके जो 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे बताए गए हैं, विंड स्पीड, रेन एंड टाइडल सर्ज, इसकी वजह से ज़्यादा डैमेज होता है। ओके, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर। द प्रेजेंस ऑफ द डैश हैज मेड द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे ये वाले। लेट्स कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज 78%। ओके, नाउ नेक्स्ट आप खुद से करेंगे। राइट ट्रू और फॉल्स। ऑक्सीजन इज यूजफुल फॉर प्लांट्स। यस, इट इज यूजफुल फॉर प्लांट्स। ट्रू है बिल्कुल। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे आसपास का एरिया जहाँ पे हमें जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो रह सकते हैं, हमें एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है ब्रीथ करने के लिए। ओके, वाटर है, विंड है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है अर्थ पे एयर एटमॉस्फेयर की वजह से, इसीलिए अर्थ यूनिक प्लैनेट भी कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, बाकी ये क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टेम्परेचर एंड हाउ? टेम्परेचर को जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरीके से, जैसे कि इंसोलेशन है, लैटिट्यूड है, सरफेस टाइप है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड, इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लेट्स कम टू आउट ऑफ द बॉक्स। लाइफ कैन नॉट बी थॉट ऑफ विदाउट एटमॉस्फेयर। वाई? Why do wet clothes take comparative a longer time to dry on a humid day? ये सारे आप क्वेश्चंस खुद से करेंगे। ओके